नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश और कल वाईजेक T20 में टीम इंडिया को मिली शानदार जीत। टीम इंडिया ने किया कमबैक और अब सीरीज भी है जिंदा, क्योंकि 2-1 पर आ गई है सीरीज। अगर भारत कल का मैच हारता तो सीरीज भारत के हाथ से निकल जाती, लेकिन अब टीम इंडिया आखिरी के 2 मैचेस को जीतकर सीरीज को अपने नाम कर सकती है। तो सीरीज अब जिंदा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि टीम इंडिया ने किया है वाईजेक में कमबैक। देखिए रिपोर्ट। टीम इंडिया का पलटवार, साउथ अफ्रीका गई हार। ऋतुराज ईशान का तूफान, साउथ अफ्रीका का काम तमाम। बॉलिंग में आई धार, भारत का बेड़ा पार। जिस टीम इंडिया के साथ साउथ अफ्रीका कर रही थी खिलवाड़, सभी डिपार्टमेंट्स में दिया था पछाड़। भारतीय गेंदबाजों की ऐसी धुनाई हुई कि आ गई थी रनों की बाढ़। उस टीम इंडिया ने आखिर दे दी साउथ अफ्रीका को मार, क्योंकि छा गए ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़। 2 मैचों में हारने के बाद जो साउथ अफ्रीका ये समझ बैठा था कि टीम इंडिया का खेल खत्म हो गया है, उस साउथ अफ्रीका को वाईजेक में तीसरे T20 मुकाबले में भारत ने ऐसा सबक सिखाया कि उसके होश ठिकाने आ गए। भारत को 5 मैचों की सीरीज में जिंदा रहने के लिए पलटवार की जरूरत थी और ऋतुराज, ईशान, हर्षल और चहल के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने कर दिखाया और साउथ अफ्रीका को पटखनी दे दी। सलामी बल्लेबाजों ऋतुराज और ईशान किशन की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 19.1 ओवर में 131 रन पर ही ढेर हो गई और भारत ने मैच 48 रन से जीत लिया। टीम इंडिया वाईजेक में झुकी नहीं, बल्कि साउथ अफ्रीका को अपना फायर रूप दिखाया। इस मैच में भारत ने न केवल बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी में भी दबदबा दिखाया, जिसकी पिछले 2 मैचों में कमी दिखी थी। बल्लेबाजी में जहां ऋतुराज और ईशान किशन ने तूफानी पारियां खेली, वहीं गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल और हर्षल पटेल ने घातक गेंदबाजी की। सवालों के घेरे में आए ऋतुराज का इस मैच में बल्ला खूब चला। उन्होंने अफ्रीकी तेज गेंदबाज एंड्रिक नॉर्के की जमकर धुनाई की। उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नॉर्के के 1 ओवर में 5 चौकों की बदौलत 20 रन जड़ दिए। ऋतुराज ने 35 गेंदों पर 162 के स्ट्राइक रेट से 57 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। वहीं ईशान ने 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 154 के स्ट्राइक रेट से 35 गेंदों पर 54 रन बनाए। ऋतुराज और किशन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की अब तक की बेस्ट ओपनिंग साझेदारी की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 97 रन जोड़े। दोनों सलामी बल्लेबाजों की अर्धशतकीय पारियों ने भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। वहीं बाद में हर्षल पटेल और युजवेंद्र चहल ने गेंदबाजी में साउथ अफ्रीका को पस्त कर दिया। दोनों गेंदबाजों ने मिलकर 7 विकेट चटकाए। हर्षल ने 3.1 ओवर की गेंदबाजी में 7.90 के इकोनॉमी रेट से 25 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि चहल ने 4 ओवर में 5 की इकोनॉमी रेट से 20 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वहीं साउथ अफ्रीका की पिछले 15 T20 मुकाबलों में दूसरी और पिछले 8 मैचों में पहली हार है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इस हार का एनालिसिस करते समय अपनी बल्लेबाजी के नजरिए पर जरूर बात करेंगे। साउथ अफ्रीका को एक मजबूत शुरुआत और किसी बल्लेबाज के अंत तक बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, लेकिन पावर प्ले के खत्म होने तक उनका स्कोर 2 विकेट पर 38 रन था। विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर और वेंडर डुसेन नाकाम साबित हुए। डुसेन 1 तो वहीं मिलर 3 रन बनाकर आउट हो गए। पिछले मैच के हीरो हेनरिक क्लासेन ने हालांकि थोड़ी चुनौती पेश की। क्लासेन ने 3 चौकों और 1 छक्कों के सहारे 24 गेंदों पर 120 के स्ट्राइक रेट से 29 रन बनाए। सीरीज में पहली बार भारतीय स्पिनर्स का साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों पर दबाव दिखा। हालांकि अब तक का सबसे धीमा विकेट था। चहल और अक्षर पटेल के 8 ओवरों में सिर्फ 48 रन खर्च हुए और उन्होंने ऋषभ पंत को बतौर कप्तान पहली जीत दिलाने में आपस में विकेट बांटे। भारत ने शानदार जीत के साथ सीरीज में जान डाल दी है। फिलहाल भारत सीरीज में 1-2 से पीछे है, लेकिन इस दमदार जीत ने टीम इंडिया में जोश भरा है, जो अगले मैच में फायदेमंद साबित होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया।
तो पहले बैटिंग से किया प्रहार, फिर गेंदबाजी से किया वार और उसके साथ ही शानदार जीत हासिल कर ली टीम इंडिया ने वाइजैक T20 में। तो फाइनली लतिका हमें देखने को मिला कि भारत को एक जीत मिली, क्योंकि 2 मैचेस हम हार गए थे, लेकिन इस मैच की अगर हम बात करें तो 48 रन से भारत ने मैच जीता और डोमिनेट करते हुए जीता है मैच। बिल्कुल रविश, और कल हम यही बात कर रहे थे कि किस तरीके से बल्लेबाजी करने उतरेगी भारतीय टीम और क्या पार्टनरशिप यहाँ पर दिखेगी पावर प्ले में यहाँ पर, क्योंकि हम कल यही बात कर रहे थे अगर पावर प्ले इन्होंने यूज़ किया अच्छे से तो एक अच्छे टोटल की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो पिछले के आंकड़े रहे हैं इस मैदान के वो 107-106 रन के रहे हैं। तो ये आंकड़ा कल भारतीय टीम ने चेंज किया और बल्लेबाजी खूब दिखाई ईशान किशन ने और ऋतुराज गायकवाड़ ने, और ताबड़तोड़ जो अटैक किया साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के बाद, उसके पास बात संभलने में नहीं आए। एक अच्छा स्टार्ट दिया जिसके बदौलत 179 का जो स्कोर खड़ा किया वो एक बेहतरीन स्कोर था। और यहाँ एक चीज़ चिंता में ये डालने वाली है भारतीय टीम के लिए कि मिडिल ऑर्डर अभी तक नहीं चला है। श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत, जिनसे उम्मीद है कि वो आके इस रन रेट को आगे बढ़ाएंगे, वो बढ़ा नहीं पाए, नहीं तो ये स्कोर कल कहीं ना कहीं 235 के आसपास होता। जिस तरीके की शुरुआत लतिका ओपनर्स ने दिलाई थी, ईशान किशन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, ऋतुराज गायकवाड़ ने वो फॉर्म में वापस आए, एक प्लेटफॉर्म जरूर सेट कर दिया था भारत के ओपनर्स ने। बिल्कुल, और ये सेट जो किया था इसको ये कंटिन्यू नहीं कर पाए आगे श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की हम बात करें तो, और ये कमी खल रही है इंडियन टीम को मिडिल ऑर्डर में। अगर मिडिल ऑर्डर अच्छा यहाँ करेगा तो रविश देखिए, अगर ओपनिंग में एक बल्लेबाज नहीं भी चलेगा तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत को वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, आके एक पार्टनरशिप निभानी पड़ेगी। कल तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय स्पिनर्स की भी, भारतीय गेंदबाजों की भी, जिस तरीके से यूजी चहल आपके सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज थे, पिछले 2 मैचेस में नहीं चल रहे थे, लेकिन कल उन्होंने क्रूशियल मौके पर आकर विकेट निकाले। हम यही बात कर रहे हैं पहले भी रविश के, वो काफी तेज बॉल डाल रहे थे जिसको खेलना बड़ा आसान हो रहा था साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों को। और ये स्टडी की गई है, बाद में मैनेजमेंट के साथ बात हुई होगी राहुल द्रविड़ के साथ युजवेंद्र चहल की कि किस तरीके से गेंदबाजी यहाँ किए जाए, प्लान बनाया होगा। और देखिए कल उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं किया, सिर्फ लेग स्पिन पे फोकस किया और यहाँ पर बॉल स्किट कर रहा था, तो उसका उनको भरपूर फायदा हुआ। कॉट बिहाइंड 2-2 उन्होंने लिए, तो ये चीज देखने वाली है कि एक दिलदार बॉलर हैं युजवेंद्र चहल, और हमने हमेशा देखा है कि वो किस तरीके से आगे बॉल डाल के बल्लेबाजों को फंसाते हैं अपनी फिरकी में। और एक चीज और भी खास की हर्षल पटेल, क्योंकि उनके लिए भी पहले 2 मैचेस अच्छे नहीं गए थे लतिका, लेकिन कल उन्होंने भी बताया कि डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं और इसी का नतीजा रहा कि 131 रन पर रेस्ट्रिक्ट किया इंडिया ने साउथ अफ्रीका को। बिल्कुल, और हर्षल पटेल ने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि दिल्ली से थोड़ा अलग विकेट था, यहाँ पर मैं हार्ड लेंथ पे गेंद को डाल पाया, हिट कर पाया उस एरिया को, जिसकी वजह से उनको विकेट मिलने में मदद मिली। तो ये देखा जा रहा है इस सीरीज में अभी तक। अगर आप एक प्लान के साथ आते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं, तो आपको रिजल्ट कुछ इसी तरह के मिलेंगे जिस तरह से कल के मैच में हर्षल पटेल 4 विकेट और युजवेंद्र चहल जो है 3 विकेट के साथ यहाँ पे दिखे और एक क्रूशियल गेम यहाँ पर जीता है, क्योंकि ये गेम ऐसा था अगर ये हार जाते तो इस सीरीज से बाहर ही थे, फिर औपचारिकता के लिए ही 2 मैच बचते। तो ये एक इस सीरीज में एक एंटरटेनमेंट अभी तक कायम है रवीश, क्योंकि आगे आने वाले 2 मैच देखने होंगे कि भारतीय टीम किस तरह से खेलेगी, क्योंकि अगला मैच है राजकोट में, बड़ी बाउंड्रीज हैं लेकिन पिच एकदम फ्लैट है, तो वहां देखना होगा कि हमारे गेंदबाज किस तरीके से गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। क्या कॉन्फिडेंस मिलेगा इस जीत से, क्योंकि 2 मैचेस में अगर हम देखें तो फर्स्ट T20 जो खेला गया था उसमें बैटिंग बहुत अच्छी क्लिक हुई थी भारत की, 211 रन भारत ने बनाए थे, सेकंड में ज्यादा स्कोर हम बना नहीं पाए, लेकिन थर्ड T20 की जो जीत है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी बाकी 2 T20 मुकाबलों के लिए। बिल्कुल रविश, गेंदबाजी की तरफ अगर हम ध्यान दें तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, क्योंकि इन फॉर्म बल्लेबाज जो साउथ अफ्रीका के आके इनिंग खेल रहे थे, कालेसा थे, किस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की, 81 रन बनाए थे पिछले मैच में, और कल के मैच में युजवेंद्र चहल ने किस तरह से फंसाया। यहाँ पे मैं ऋषभ पंत की कप्तानी की भी थोड़ी तारीफ करूंगी कि बॉलिंग चेंजेस उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किए कि कालेसा के आने से पहले ही युजवेंद्र चहल को पावर प्ले में लाए, एक सेट किया उनको वहाँ पर ओवर डाल के, तो मुझे लगता है ये अच्छी रणनीति थी। और कहते हैं कि रवीश, कभी भी आप कुछ चेंज करते हैं गेम में और वो कामयाब हो जाए तो वाहवाही लूटते हैं, अगर आपके उल्टा फेल हो जाए तो फिर आपकी आलोचना भी होती है। लेकिन जैसा लतिका ने कहा कि कल अच्छी कप्तानी की ऋषभ पंत ने, ऋषभ पंत को कप्तानी में जीत बेशक मिल गई हो, लेकिन उनके बल्ले पे जंग लगा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस पूरी सीरीज में अगर आप देखें, नॉट ओनली इन दिस सीरीज बट अगर IPL में भी आप देखें तो ऋषभ पंत का बल्ला इतना नहीं चला जितनी उनसे उम्मीद की जाती है। आखिर ऋषभ पंत के साथ क्या हो गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। पंत से थी होप, फिर हुए फ्लॉप।
बतौर कप्तान थी आस, बल्ले से किया निराश। टीम इंडिया हिट, कप्तान पंत चित। दिल्ली में 19 रन, कटक में 5 रन और वाइजैक में 6 रन। यह है टीम इंडिया के मौजूदा सीरीज के कप्तान ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस। जी हां, साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में पंत का बल्ला खामोश है। पंत की IPL 2022 की खराब फॉर्म साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जारी है। पंत ने इस सीरीज में 3 मैचों में महज 13 की औसत से 40 रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में 0-2 से पिछड़ने के बाद हालांकि टीम इंडिया ने तीसरे मुकाबले में जोरदार वापसी की। विशाखापट्टनम में मंगलवार को टीम इंडिया ने मेहमानों को 48 रन से शिकस्त दी। इस मुकाबले में पिछले 2 मैचों से फ्लॉप रहे कई भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। ऋतुराज गायकवाड़ ने ताबड़तोड़ 50 जड़ी। वहीं युजवेंद्र चहल 3 विकेट चटकाकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। लेकिन कप्तान पंत का बल्ला एक बार फिर खामोश रहा। वाइजैक की जिस पिच पर ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, वहां पंत के बल्ले से 8 गेंदों में 75 के स्ट्राइक रेट से महज 6 रन निकले। पंत को इस दौरान एक जीवनदान भी मिला, लेकिन वो इसका फायदा नहीं उठा सके और प्रेटोरियस की गेंद पर खराब शॉट खेल उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। पंत नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं। ऐसे में उनकी खराब फॉर्म टीम इंडिया को काफी नुकसान पहुंचा रही है। पंत को समझना चाहिए कि उन्हें KL राहुल के चोटिल होने के कारण भले ही कप्तानी मिली हो, लेकिन उनके कई विकल्प टीम इंडिया के पास हैं। खासतौर पर दिनेश कार्तिक की एंट्री से पंत को ज्यादा खतरा पैदा हुआ है। अगर पंत लगातार ऐसे ही फेल होंगे और कार्तिक लगातार अच्छी पारियां खेलेंगे तो उनके लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में पंत के लिए जरूरी है कि वो अचानक मिली कप्तानी की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं और बल्ले से भी जौहर दिखाएं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो कल कप्तानी में तो सुपर हिट रहे ऋषभ पंत, लेकिन बल्लेबाजी में हो गए सुपर फ्लॉप। 3 मुकाबले खेले, एक भी 50 नहीं आई है और लास्ट 2 T20 की अगर हम बात करें तो उसमें ऋषभ पंत डबल डिजिट पर भी नहीं पहुंच पाए। क्या गलत हो रहा है लतिका ऋषभ पंत के साथ राइट फ्रॉम IPL? कल भी जो हमने वाइजैक T20 देखा, टच में नहीं है ऋषभ पंत। मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कहूँगी यहाँ पर रवीश के, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ नहीं रहे हैं। एज अ कैप्टन उनको ये समझना चाहिए कि जो जिस स्टेज पे वो आ रहे हैं मिडिल ऑर्डर में क्रूशियल टाइम होता है और एज अ कैप्टन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, वहाँ आके धैर्य दिखाना होगा। ये जल्दबाजी वाला गेम नहीं है, भले ही T20 है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बल्लेबाज क्रिकेटिंग शॉट खेल के ही यहाँ रन बना रहे हैं। तो थोड़ा समय बिताना बहुत ज़रूरी है ऋषभ पंत के लिए विकेट पे, क्योंकि जिस तरह का उनका एटीट्यूड दिख रहा है अभी खेलते वक्त, बैटिंग करते वक्त, तो ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में आ रहे हैं रन बनाने की, कि उनको लगता है कि एक ही बॉल में वो 10 रन बना देंगे। तो मुझे लगता है कि वो धैर्य यहाँ दिखाना होगा ऋषभ पंत को, अपनी पारी को लंबा करने के लिए यहाँ पर खेलना होगा। तो और एक पार्टनरशिप की तरफ नजर डालनी होगी। सबसे अच्छा तरीका यही है रवीश कि अगर आपका फॉर्म नहीं चल रहा है तो आप एक पार्टनरशिप की तरफ देखेंगे तो आपके रन तो बनेंगे ही बनेंगे, टीम के भी रन बनेंगे। तो मुझे लगता है वो जिम्मेदारी लेके ऋषभ पंत को अपनी बल्लेबाजी देखनी। आपको लग रहा है कप्तानी का प्रेशर है ऋषभ पंत के ऊपर? क्योंकि 2 टाइप के खिलाड़ी होते हैं। हार्दिक पांड्या उनको कप्तान बनाया, उन्होंने अपनी टीम को ही चैंपियन बना दिया और फॉर्म में भी वो नजर आए। ये कप्तानी का प्रेशर है ऋषभ पंत के ऊपर कि इतने सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनके हम उम्र हैं, कुछ उनसे बड़े खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी, उनको मैनेज करना भी कई बार किसी कप्तान के लिए आसान नहीं होता ना। देखिए, कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत जो IPL के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कप्तानी करके इतने सारे मैचेस खेल के आए हैं, उन्हें कप्तानी से कोई परहेज होगा। मुझे लगता है उनका पर्सनली वो किस तरह की बल्लेबाजी करना चाहते हैं या किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी टीम को एक सपोर्ट देना चाहते हैं, तो वो चीज़ है रवीश के एज अ प्लेयर आप अपनी टीम को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पर, वो चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। और यहाँ बल्लेबाजी एक क्रूशियल टाइम पे मिडिल ऑर्डर पे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक पार्टनरशिप की तरफ देखेंगे तो बहुत ज़रूरी होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ईशान किशन एज अ कीपर, KL राहुल एज अ कीपर, अभी दिनेश कार्तिक भी आ गए हैं एज अ कीपर। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है। अगर उन्होंने बल्लेबाजी से कुछ नहीं रन निकाले अपने, तो कहीं वो टीम से ही बाहर ना निकाले जाए। और ये भी देखना पड़ेगा ऋषभ पंत के लिए कि किस तरीके से वो फिट करते हैं, किस तरीके से टीम को मोटिवेट करते हैं और किस तरीके से टीम के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि लतिका, हमने ये देखा है कि विकेट कीपिंग में इंप्रूवमेंट काफी है। बिल्कुल, विकेट कीपिंग अगर हम कल स्टंप के पीछे देखें तो काफी अच्छे उन्होंने कैच पकड़े हैं, जो कि कई बार काफी मुश्किल होते हैं। तो मुझे लगता है एज अ विकेट कीपर काफी इंप्रूवमेंट है उनके अंदर। लेकिन रवीश, यहाँ
अगर T20 का हम वर्ल्ड कप देख रहे हैं, मैचेस देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके साथ साथ बल्लेबाजी करना उतना ही अहम है। और ऋषभ पंत इस तरह के बल्लेबाज हैं, वो किसी भी स्टेज पे आके गेम बदल सकते हैं। अच्छे फिनिशर हैं और अच्छे शॉट्स लगाते हैं, बस उनको खुद को समय देना होगा, खुद की जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानना होगा। तो मुझे लगता है कि अगर ये काम वो कर गए अगले 2 मैचेस में, तो भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि कम से कम 20 से 30 रन एक्स्ट्रा आएंगे टीम के पास। क्योंकि ऋषभ पंत खेलते तेज अंदाज में, लेकिन पिछले 2 T20 मुकाबलों में बिल्कुल भी उनका बल्ला नहीं चला। इनफैक्ट कह सकते हैं कि गलत शॉट खेलकर वो आउट हुए हैं। तो ये तो बात करी हमने वाइजैक T20 की, लेकिन इसके अलावा भी एक और मैच चल रहा था और उस मैच में बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स हिस्सा ले रहे थे, लेकिन बाजी जो मारी वो मारी कुछ खास ब्रॉडकास्टर्स ने, और बीसीसीआई पर हो गई करीब करीब हम कह सकते हैं 50,000 करोड़ रुपए की बरसात। यानी कि 3 दिन में बीसीसीआई ने अपनी झोली में जुटा लिए 50,000 करोड़ रुपए। तो अब आप आईपीएल का अगला सीजन कहां देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, और अगर मोबाइल पे भी आपको देखना है तो वो कहां देख सकते हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बीसीसीआई पर हुई हजारों करोड़ की बरसात। आईपीएल के अधिकारों ने दी ईपीएल को मार। अब एक नहीं, आईपीएल में होंगे 2-2 ब्रॉडकास्टर। क्रिकेट की दुनिया में बज रहा है आईपीएल का डंका। हर कोई बीसीसीआई की इस लीग का दीवाना है। फैंस पर तो आईपीएल का खुमार सर चढ़कर बोलता है, और फैंस की इस दीवानगी ने बीसीसीआई की झोली हजारों करोड़ों रुपए से भर दी है, क्योंकि आईपीएल ब्रॉडकास्ट के ई ऑक्शन में जमकर बोली लगी और इतना पैसा बरसा कि इंग्लिश प्रीमियर लीग भी आईपीएल के सामने छोटी पड़ गई। 3 दिन तक चले ऑक्शन में 5 साल के लिए कुल 4 पैकेज की बोली लगी और करीब 50,000 करोड़ रुपए तक की बोली पहुंच गई। आइए आपको बताते हैं कि आईपीएल के मीडिया राइट्स किस तरह से बेचे गए। आईपीएल 2023-2027 की मीडिया राइट्स की कुल बोली 48,390 करोड़ की लगी। इसमें पैकेज ए, जिसमें भारत की टीवी राइट्स थे, वो 23,575 करोड़ रुपए में स्टार ग्रुप के पास गई। पैकेज बी, जो कि डिजिटल राइट्स भारत के थे, वो 20,500 करोड़ रुपए में वाइकम 18 के खाते में गए। पैकेज सी, जिसमें खास 18 मैच थे, वो 3,258 करोड़ रुपए में वाइकॉम 18 को मिले। पैकेज डी, यानी कि विदेशों के राइट्स, 1,057 करोड़ रुपए में वाइकॉम 18 और टाइम्स इंटरनेट को मिले। यानी आईपीएल किसी एक ब्रॉडकास्टर की बपौती नहीं रहा। अब आईपीएल टीवी पर तो एक चैनल में नजर आएगा, लेकिन मोबाइल में उसका ब्रॉडकास्टर दूसरा होगा। इसलिए मीडिया राइट्स और डिजिटल राइट्स की बोली में ज्यादा अंतर नहीं है। इस ऑक्शन ने बीसीसीआई को मालामाल कर दिया है और बोर्ड की झोली हजारों करोड़ों से भर दी है। स्पोर्ट्स डेस्क। 50,000 करोड़ रुपए, करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए की बरसात होगी। 3 दिन का ई ऑक्शन चला, लेकिन जो डिफरेंट चीज थी लतिका इस बार ये है कि आप टीवी पे आप किसी और पे देखेंगे और दूसरा ब्रॉडकास्टर होगा जिस पे आप मोबाइल पे मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। तो अगर एक ही पैकेज आपने खरीद रखा है ना, तो अब आपको 2-2 पैकेज खरीदने पड़ेंगे। टीवी के लिए अलग, मोबाइल के लिए अलग रिचार्ज कराना पड़ेगा। लेकिन लतिका, हमने देखा कि सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। मतलब ईपीएल की हम बात करते थे, आईपीएल तो ईपीएल से भी आगे चला गया। बिल्कुल, ये देखिए बुखार कितना ज्यादा है क्रिकेट का इंडिया में, वो देखने को मिलता है, और कितना प्यार करते हैं क्रिकेट से। तो ये एक अच्छी बात है रवीश, कि एक स्पोर्ट्स अगर इस तरीके से उभर रहा है हमारे देश में, तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आने वाले समय में यंगस्टर्स को बहुत प्रभावित करेगा। और मैं फिर से वुमेन्स क्रिकेट को इसमें बीच में लाऊंगी, क्योंकि अभी आईपीएल शुरू होने वाला है वुमेन्स का भी, तो खासा उनको भी इस चीज़ का फायदा होगा रवीश। एक तो एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, अगर आप फाइनेंशियली कहें तो फाइनेंशियली भी उनको यहाँ मदद ज़रूर मिलेगी, और एक अच्छे लेवल पे आपको क्रिकेट देखने को मिलेगा, वुमेन्स क्रिकेट। तो ये सपोर्ट जो व्यूअर्स का है, मैं चाहूँगी कि वुमेन्स क्रिकेट को भी उतना ही दें। और आईपीएल के जो ये ऑक्शन हुआ है ना रवीश, ये एक रिकॉर्ड तोड़ ऑक्शन कहूँगी मैं, क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग जो फुटबॉल दुनिया भर में इतना फेमस है और उसको टक्कर दे रहा है आईपीएल, तो ये बहुत बड़ी बात है रवीश। देखिए, और आप डिजिटल राइट्स और जो मीडिया के राइट्स यानी कि टीवी राइट्स आप देखें बराबर ही चल रहे हैं। यानी कि ये भी माना जाएगा कि मोबाइल पे अब मैच को देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक अलग एस्पेक्ट है जिस पर नजर डालने की जरूरत है। चलिए, वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है। क्रिकेट खिलाड़ी मैदान के बाहर भी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा से।
तो टीम इंडिया इन दिनों साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रही है। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के नियमित कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली आराम उनको दिया गया है। विराट कोहली मालदीव में छुट्टियां मनाकर लौटे हैं, तो वहीं हिटमैन रोहित शर्मा मुंबई में ही वैकेशन को एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि छुट्टियों पर भी रोहित का क्रिकेट प्रेम नहीं छूटा है। वो मुंबई में गली क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल के इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से बाहर होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक उनकी चोट गंभीर हो गई है। खबरें यह भी हैं कि राहुल उस तेजी से अपनी ग्रोइन इंजरी से उबर नहीं पा रहे हैं जितनी उम्मीद की जा रही थी। बताया गया है कि राहुल आगामी शनिवार को फिटनेस टेस्ट देने के लिए बेंगलुरु में एनसीए में जाएंगे। इंग्लैंड ने नॉटिंघम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 5 विकेट से जीत हासिल की। इसी के साथ मेजबान टीम ने 3 मुकाबलों की सीरीज पर 2-0 से अपना कब्जा जमा लिया। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 23 जून से खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचों में शानदार शतक लगाने वाले जो रूट टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लैबुशेन को नंबर 1 से हटा दिया है, जो दिसंबर 2021 से टॉपर बने हुए थे। रूट के अब 897 रेटिंग पॉइंट्स हो गए हैं। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। फिनलैंड में हुए पावो नुर्मी गेम्स में नीरज ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इस दौरान उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में अपने ही द्वारा बनाए गए नेशनल रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। नीरज ने पावो नुर्मी गेम्स में 89.30 मीटर दूरी तक भाला फेंका। रूस और बेलारूस के टेनिस खिलाड़ियों को इस साल होने वाले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन में शामिल होने की अनुमति मिल गई है। अमेरिकी टेनिस एसोसिएशन ने दोनों देशों के खिलाड़ियों को अपने देशों के झंडे के बगैर खेलने की शर्त पर टूर्नामेंट में भाग लेने की मंजूरी दे दी है। रूस और बेलारूस टेनिस खिलाड़ियों को न्यूट्रल फ्लैग के सहारे टूर्नामेंट में एंट्री मिलेगी। तो अलग अलग हमने आपको खबरें दिखाई। एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहता हूं, जो इंग्लैंड ने कल न्यूजीलैंड को हराया उस पर। मैं ये कहूँगी ब्रेंडन मैकुलम जैसे ही टीम के कोच बने हैं तो इनकी बैटिंग का नज़ारा ही अलग हो गया है, क्योंकि वो भी एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज रहे हैं। और मुझे लगता है कुछ ऐसी घुट्टी उन्होंने इन दोनों को पिलाई। जो इनका रन रेट देखिए आप, 50 ओवर में 299 रन चाहिए था और वो उन्होंने बनाए आसानी से। वो भी टेस्ट क्रिकेट में, तो समझ सकते हैं बिल्कुल। आप जॉनी बेस्टो की बल्लेबाजी अगर नहीं देखी ना तो हाईलाइट देख लेना, बहुत मजा आएगा आपको उनकी बैटिंग देखकर। फिलहाल हमारे साथ लतिका जुड़ी थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।